नमस्कार है। तो आप सबका संस्कृत की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, हमने विगत दिनों में संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत किए थे कि कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर जो संस्कृत शिक्षा है या संस्कृत भाषा की शिक्षा हम बालकों को उपलब्ध करवा सकते हैं, और यह आपके भी प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। और आपको प्रशिक्षित करने का मात्र उद्देश्य क्या है कि आप आगे आने वाले भविष्य यानी भावी विद्यार्थियों या बालकों तक वह ज्ञान है वो स्थानांतरित करें। तो हम बात यह, जैसे आप सबको पता है, क्लास BSTC द्वितीय वर्ष की क्लास है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आपके खंड के अकॉर्डिंग, खंड के अनुसार आपका जो विषय है वो कैसे आवंटित किया गया है। इकाई 1 या खंड 1 में आपके सामने विषय रखा गया है संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः सामान्य है परिचय। संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय। खंड 2 में आपके समक्ष विषय रखा गया है संस्कृत भाषायाः संरचना। संस्कृत भाषायाः संरचना। खंड 3 आपके सामने प्रस्तुत है। खंड 3 हमसे अपेक्षा करता है कि हम संस्कृत भाषा के शिक्षण को अच्छी तरह से करें। संस्कृत भाषायाः शिक्षणम। खंड 4 हमारे सामने प्रस्तुत है। यह कहता है कक्षोपयोगी सामग्र्यः निर्माणम, यानी कक्षा में उपयोग आने वाली सामग्री का हम निर्माण करें। कक्षोपयोगी सामग्र्यः निर्माणम। ठीक है। और खंड 5, खंड 5 हमारे सामने है मूल्यांकनम। मूल्यांकनम। देखिए, आपने यह चीज नोट की होगी या ध्यान में आपके आई होगी कि मूल्यांकनम जो पार्ट है वो आपके हिंदी शिक्षण में भी है, इंग्लिश टीचिंग में भी है और संस्कृत शिक्षण में भी है। यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्योंकि यदि हम किसी विषय का ज्ञान ले लेते हैं या दे देते हैं और उसके बाद हम मूल्यांकन नहीं करते कि हमारे द्वारा प्रसारित जो ज्ञान है, दिया गया जो ज्ञान है, वो बालकों तक सही पहुंचा है या नहीं, यदि हम इस बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि बालक ने शिक्षण के कितने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है, किस विषय में हमें बालकों को ज्यादा अभ्यास करवाना है, किस विषय में हमें बालकों को कम अभ्यास करवाने की आवश्यकता है। तो देखिए, आपके सामने विषय संस्कृत है और इस साल हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय, यानी संस्कृत भाषा है उससे आपका परिचय करवाया जाएगा कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ, वो विषय अपने
अंदर कौन कौन से उप विषयों को समाहित करता है और संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है या ज्ञान है आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद संस्कृत भाषा या भाषा की संरचना, संस्कृत भाषा की बनावट कि जो संस्कृत भाषा है उसकी प्रकृति क्या है, उसका व्याकरण है वो कैसे काम करता है, या संस्कृत भाषा की जो बनावट, उसकी जो लिपि है, उसके अंदर आने वाले जो शब्द हैं, उसके अंदर आने वाले अक्षर हैं, वाक्य हैं, वो कैसे बनते हैं और कैसे संस्कृत भाषा अपने आप में इसका साहित्य क्षेत्र और व्याकरण क्षेत्र में इसकी संरचना है, यानी इसका जो साहित्य है वो उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। उसके बाद खंड 3 में संस्कृत शिक्षणम, यानी संस्कृत शिक्षण कैसे किया जाना चाहिए या संस्कृत शिक्षण के पहलू क्या है, इस विषय में हमने पहली 2 या 3 क्लासों में संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे। तो ठीक यह जो खंड है वह उसी का हिस्सा है कि संस्कृत शिक्षण को किस प्रकार से करवाया जाना चाहिए। अब इसके बाद है कक्षा, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह आएगा कक्षा उपयोगी सामग्री निर्माणम, कि कक्षा के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण हम कैसे करें और बालकों से उस सामग्री का निर्माण हम कैसे करवाएं, यह सारी गतिविधियां क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मूल्यांकन, खंड 5 मूल्यांकन पे हम बात कर चुके हैं कि मूल्यांकन होता है साधारणतः हम लिख सकते हैं परीक्षा, और समय समय पर विद्यार्थियों की, बालकों की परीक्षा ली जाती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य मात्र यह नहीं होता कि विद्यार्थियों का एक तरह से भौतिक ज्ञान, या एक तरह से कहो कि उनकी बुकिश नॉलेज जो किताबी ज्ञान है उसकी परीक्षा की जाए, नहीं। मूल्यांकन का अर्थ संपूर्ण होता है कि बालक ने इस विषय को अच्छी तरह से ग्रहण किया या नहीं, इसके ज्ञान को ग्रहण किया या नहीं, और इस विषय से जो शिक्षा, जो मूल्य हम बालक के जीवन में देखना चाहते हैं, उन मूल्यों को बालक ने कहाँ तक या किस स्थिति तक क्या किया है, प्राप्त किया है। तो यह आपका संस्कृत विषय 5 खंडों में समाहित रहेगा और कदम से कदम हम इसको एक एक करते हुए स्टेप वाइज इस विषय को हम आगे पढ़ेंगे और खंड 1 से लेकर 5 तक की यात्रा हम साथ में करेंगे। तो इसमें आपका सहयोग जरूरी है, क्योंकि शिक्षार्थी और शिक्षक एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं और दूसरे के बिना पहले का अस्तित्व नहीं। अकेला विद्यार्थी है वो भी विद्यालय नहीं हो सकता, और अकेला शिक्षार्थी, अकेला जो शिक्षक है वह भी विद्यालय नहीं हो सकता। विद्यालय में भवन से ज्यादा जरूरी उसके जो जीवंत भाग है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी महत्व रखते हैं। उसके बाद तीसरा जो तत्व होता है महत्वपूर्ण, वो पाठ्यक्रम है। तो हमारे सामने ये तीनों ही पहलू है, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, यह त्रिमुखी जो प्रक्रिया है वह तीनों ही हमारे साथ मौजूद है। पाठ्यक्रम आपको करवा रही हूँ, पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं। तो इस शिक्षा के उद्देश्य को की प्राप्ति में ये 3 पहलू हैं और ये तीनों पहलू ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या माना गया है? बालक को, शिक्षार्थी को। इसीलिए आज की शिक्षा प्रकृति को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वह बालक की ही आवश्यकताओं, बालक की ही जरूरतों को देखते हुए पूरा पाठ्यक्रम है उसकी संरचना की जाती है। तो जी हाँ, खंड 1 हम शुरू करते हैं।
खंड एक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, खंड एक का नाम है संस्कृत भाषायाः सामान्य परिचय। ठीक है, थोड़ा जगह की कमी से मैंने उसको थोड़ा सा वैसे लिख दिया, आप समझ जाना। वो है सामान्य परिचय, पहले मैंने आपको ये नोट करवा दिया। अब खंड एक हमें क्या कहता है, सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। तो खंड एक हमें कहता है परिचय है। अब ये किसका परिचय? ऐतिहासिक संदर्भे, इतिहास के संदर्भ में। ऐतिहासिक, और इस शब्द पे गौर करना, शब्द शुद्धि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यह शब्द आता है। कौन सा? ऐतिहासिक संदर्भे, इतिहास के संदर्भ में। ऐतिहासिक संदर्भे संस्कृतम, संस्कृत भाषा, यानी इतिहास संस्कृत का क्या रहा है, या इतिहास संस्कृत के बारे में हमें क्या कहता है, विवरण चिन्ह यह हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ, इतिहास के संदर्भ में, इतिहास के विषय में। सप्तमी विभक्ति तो में आएगा। इतिहास के, इतिहास से ऐतिहासिक शब्द बना है, ऐतिहासिक इसका उच्चारण होगा। और यह शब्द शुद्धि में बड़ी बार यह शब्द आता है, तो इस पे गौर कीजिएगा आप। तो कहते हैं भाषा विचाराणाम अभिव्यक्ति माध्यम अस्ति, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं मुख्य मुख्य पॉइंट लिखूंगी। ये क्या है? विचाराणाम, विचाराणाम अभिव्यक्ति, विचाराणाम अभिव्यक्तेः साधन। नंबर एक, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। नंबर दो, विश्व से प्रथम पुस्तकम ऋग्वेद है। विश्व की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? ऋग्वेद, ऋग्वेद है। विश्वस्य, विश्व की षष्ठी विभक्ति लगी है। विश्व की प्रथम, पहली पुस्तक है, पुस्तक थी। ठीक है। लिखितम अस्ति की संस्कृत भाषा में लिखी गई सबसे पहली विश्व की जो प्रथम पुस्तक थी या प्रथम ग्रंथ हम इसको कहेंगे, ये था ऋग्वेद। 4 वेद है, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इन चारों वेदों में कहते हैं कि सृष्टि के जितने नियम हैं, जीवन जीने की जितनी कलाएं हैं, ब्रह्मांड के जितने रहस्य हैं, अगर इन चारों वेदों का जो अध्ययन कर लेता है उसको वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी परम तत्व या परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अतः संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि यह सबसे प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतमा भाषा। मैं आपको ये संस्कृत में ही करवा रही हूँ, साथ के साथ हिंदी ट्रांसलेट करवा रही हूँ, ताकि यदि आपका जो माध्यम है लिखने का, पेपर लिखने का संस्कृत है तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए, और यदि आपका माध्यम हिंदी है तो भी आपको समस्या न आए। तो कहते हैं कि इयम भारोपिया भाषा परिवार से भाषा अस्ति। इसका जो परिवार है वो कौन सा परिवार है? भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार से यह संबंधित है।
यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेट में, सी टेट में, आपको यहाँ तक कि रीट में भी मिल सकता है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से? इयम यह भारोपीय भाषा परिवार से, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। यस्याम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि है भाषा अपि संति, जिसका हिस्सा कौन कौन सी भाषा है? जिसका, यानी ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, इस भाषा परिवार का हिस्सा कौन कौन सी? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि। कह दो एक बार क्लास लगा। तो फ्रेंच इत्यादि भाषा भी है। मध्यकालीन भाषाणाम पाली, प्राकृत, अपभ्रंशानाम, वर्तमान भाषाणाम भोजपुरी, मगही, मैथिली, बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, गुजराती। यानी इन्होंने क्या कहा है कि मध्यकालीन जो भाषाएं, एक तरह से क्या है कि संस्कृत भाषा का जो उद्गम है, या संस्कृत भाषा से निकलकर जो भाषाएं अब बनी है आज के मध्यकालीन समय में, तो क्या बनी है? संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से अपभ्रंश, और भ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए कहा जाता है ना कई बारी कि संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है या माता है, जननी, जन्म देने वाली, तो वो इसलिए ही कहा गया। तो कहते हैं कि मध्यकालीन भाषा नाम, यानी मध्यकाल में, वो प्राचीन कालीन भाषा है यह, उसके बाद मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में इन भाषाओं के ही अपभ्रंश रूप, यानी बिगड़े हुए रूप, वर्तमान रूप में, यानी मध्यकाल में इनके जो रूप थे वो प्राकृत, अपभ्रंश और पाली हो गए थे। उसके बाद अब मध्यकाल जैसे जैसे बीतता गया, वर्तमान काल में वही भाषाओं ने किसका? भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि, बांग्ला, जितनी भी हमारे देश में अभी 22 भाषाएं हैं जिसको भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो उन भाषाओं के रूप में वो प्रचलित है। लेकिन कहते हैं कि ये सारी जो भाषाएं हैं, भाषा नाम चाहे जननी परंपरा संस्कृत भाषा एवं अस्ति, यानी इन सभी भाषाओं की, लिख सकते हो आप, वर्तमान भाषाणाम जननी अस्ति। ठीक है, कि वर्तमान काल की जितनी भी भाषाएं हैं जो प्रचलित हैं, उन सब की जननी कौन है? संस्कृत है। एताः समग्राः भाषाः संस्कृत वंशस्य भाषा वर्तते, यानी ये सभी भाषाएं संस्कृत वंश की भाषाएं हैं। भारतीय साहित्य से समग्राणाम भाषाणाम अवमानाय संस्कृतम महत्वपूर्ण भाषा वर्तते, यानी भारतीय साहित्य में सारी भाषाओं को अगर हम मानते हैं या उनको अगर जानते हैं, तो उन सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। अतएव भारतीय साहित्य से सम्यक बोधनाए, अतएव इसीलिए भारतीय साहित्य के सम्यक अच्छी प्रकार से बोधनाए, उसको जानने के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। अब पॉइंट आता है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन किस लिए जरूरी है, तो आप यह कहोगे भारतीय, यदि भारतीय साहित्य को आपको जानना है, भारतीय साहित्य सम्यक, उसको अच्छी प्रकार से बोधनाए, जानने के लिए
यह भाषा अत्यंत आवश्यक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पॉइंट हैं, वो आप मुख्य रूप से लिख लेंगे। फिर कहते हैं भारतस्य संविधाने, भारत के संविधान में भी भाषा त्रयस्य चर्चा वर्तते। और जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा भी है, त्रिसूत्री भाषा जो नियम है वो इसमें बनाया गया था विद्वत जनों की कमेटी द्वारा। तो कहा गया कि भारतस्य संविधाने भाषा त्रयस्य सूत्रमपि वर्तते, यानी भारत का संविधान है वो भी त्रिभाषा सूत्र को इंगित करता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, ये क्या है, भारतीय संविधानस्य या भारतस्य संविधाने भाषा त्रयस्य चर्चा अपि वर्तते। प्रथमा मातृभाषा, क्या कहा गया कि पहली शिक्षा बालक को मातृभाषा में दी जाए, उत्वा इसके बाद भारतीय भाषा या भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। और उसके बाद जो तीसरी होती है वह कौन सी, कोई भी आंग्ल भाषा हमें बालक को उसका ज्ञान कराना चाहिए, ताकि वह बालक अपने समाज में भी अपना जीवन यापन अच्छे से करे और नेशनल यानी राष्ट्र स्तर पर भी अपना जीवन यापन अच्छे से करे। और आंग्ल भाषा का अर्थ है कि वह विदेश गमने, विदेश जाने पर भी अपनी जीविका को अच्छी तरह से वहन कर सके। इसीलिए त्रिभाषा सूत्र की बात भारतीय संविधान भी करता है। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।